नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होनी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बताया जा रहा है कि आज शाम 6:30 बजे ये बैठक हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्थिक मामलों को लेकर के कैबिनेट समिति की बैठक होगी। शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है इस बैठक का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अहम बैठक ये आर्थिक मामलों को लेकर के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है शाम 6:30 बजे। जिस तरीके से महंगाई एक तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी हो, चाहे रसोई गैस हो, लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को लेकर के ही बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की विचार विमर्श किया जाएगा और इस बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि संसद में तो आवाज उठा चुकी है विपक्ष, लेकिन अब सड़कों तक उतर चुकी है विपक्ष। और अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं केंद्र सरकार पर। और इसी को देखते हुए आर्थिक मामलों को देखते हुए कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आज एक बार फिर सीएनजी 2.5 रुपए महंगी हो गई है। जी हां, सीएनजी की कीमत 69.11 पहुंच गई है। पिछले 6 दिनों में 9 रुपए बढ़ा है सीएनजी का रेट। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब सीएनजी की रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। एक बार फिर से आज पिछले 6 दिनों में 9 रुपए बढ़ा है सीएनजी का रेट। सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, चाहे वो निजी हो और चाहे वो प्राइवेट हो, यानी कैब की अगर बात कर ले, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उबर और ओला या फिर दूसरी कंपनियों के कैब बुक करते हैं और जो सीएनजी से चलते हैं, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं लगातार। पिछले दिनों ये भी मामला देखने को मिला कि सीएनजी के रेट बढ़ने के चक्कर में जो ड्राइवर हैं वो यात्रियों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। अगर उन्हें एसी चलाने के लिए कहा जा रहा है तो ड्राइवर ये कहते हैं कि सीएनजी का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है, तो इसलिए अगर एसी चलानी है तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। और अब सीएनजी के रेट में देखिए एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और पिछले 6 दिनों में 9 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है सीएनजी के रेट में। और जिसको देखते हुए आम जनता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। जेब जो है हल्की होती जा रही है लोगों की। आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रही है इन तमाम चीज़ों के महंगे होने से, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी, दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका असर दूसरे भी रोज़मर्रा की चीज़ों पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो फल सब्जियां हों, चाहे दूध हो, चाहे दूसरे खाने की चीज़ें हों। क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ रहा है। स्कूलों की बात करें तो स्कूल में भी ट्रांसपोर्ट की फीस बढ़ा दी गई है, ये कह करके कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अभिभावक भी कहीं ना कहीं परेशान हैं बढ़ती महंगाई को देखते हुए और ट्रांसपोर्ट के रेट को देखते हुए परेशानियों का सामना कर रही है आम जनता। लेकिन महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल सीएनजी के। और अब देखिए पिछले 6 दिनों की अगर बात करें तो 9 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है सीएनजी की रेट में। दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 69.11 प्रति किलो तक पहुंच गई है।
देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं आज यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो वहीं उत्तराखंड में आज कांग्रेस महाधरना देने वाली है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को सदन के बाद अब सड़क पर घेरने की रणनीति बना रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेसियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार को घेरने की चक्कर में विपक्ष नजर आ रही है। दयानंद तिवारी रोहतास से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए, तो आगे हम अपने और भी रिपोर्टर से इस पर जानकारी लेंगे। और जिस तरीके से ये यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस की जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको देखते हुए जगह जगह इनके प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन लीज पर दी जाएगी। अयोध्या में एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट होगा। अयोध्या में 525 करोड़ की लागत में तैयार हो रहे एयरपोर्ट का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयारी करवा रही है ताकि उड़ानें शुरू होने से पहले ही एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो सके। यही कारण है कि जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी जा रही है। लीज पर दी जाएगी अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये जमीन लीज पर दी जाएगी। 525 करोड़ की लागत से तैयार होगा एयरपोर्ट। तो सीएम योगी की मौजूदगी में एग्रीमेंट होगा और अब अयोध्या एयरपोर्ट को लीज पर दिया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट को पहचान मिल सके और यहां से उड़ानें भरी जा सके। और इसके पहले ही, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहां से भरनी है, उसके पहले ही सारी तैयारियां की जा रही हैं। एग्रीमेंट जब साइन होगा, जो प्रक्रिया होगी एग्रीमेंट की, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और अयोध्या को एक भव्य रूप देने की पूरी कवायद यूपी सरकार की चल रही है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार तैयारी ये की जा रही है कि अयोध्या को और भव्य बनाया जाए। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी अयोध्या से। ब्रिजेश, जानना चाहेंगे, चूंकि अयोध्या के एयरपोर्ट को अब लीज पर दिया जा रहा है, तो क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए? और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, तो कब तक वो पहुंचेंगे अयोध्या, क्या जानकारी है? है तो जो 2 बंडल है वो हम लोग डाल रहे हैं, 2 डालिए उसमें डालिए। ब्रिजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ब्रिजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट में से था, जो अयोध्या का जो एयरपोर्ट था, जो आज इसका कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर आज एग्रीमेंट किया जाएगा। जो सीएम एसडीजी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी मौजूद रहेंगे। जो राज्य सरकार ने खरीदी है जमीन, लगभग 317.855 एकड़ की, जो भारतीय भूमि की विमानपत्र प्राधिकरण की लीज पर दी जाएगी भूमि, जो आज वहां पर लिखा की जाएगी। जी ब्रिजेश, चूंकि मुख्यमंत्री भी एग्रीमेंट के समय पर मौजूद रहने वाले हैं, तो कब तक अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अभी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे, लेकिन जो भी इनका जो लीज पर या साइन होगा, जो भी कार्य होगा एयरपोर्ट के संबंधित, वो उनकी ही देख रेख में होगा, जैसे कि तैयारियां जो की गई हैं। जी ब्रिजेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी हां, 5 केडी मार्ग पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। सीएम आवास पर सीआरपीएफ के 2 प्लाटून भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं 5 केडी मार्ग पर, और सीएम आवास पर भी सीआरपीएफ के 2 प्लाटून तैनात किए गए हैं। प्रियम पाठक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और बढ़ाया गया है क्या? किसी तरीके की कोई चिंता की बात है, कोई ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया गया है, या फिर ये सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इन दिनों आतंकी कनेक्शन देखने को मिला, गोरखपुर मंदिर पर हमला हुआ और उसके बाद मुर्तजा के जो कॉन्टेक्ट निकल कर आए हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक कि वो कई आतंकी संगठनों के संपर्क में था, उसका ब्रेन वॉश किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक साफ है कि जो टारगेट है वो सीएम योगी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका उसी मंदिर परिसर में जहाँ पर वो हमला हुआ था वहाँ पर उनका निवास रहता है। वो जब गोरखपुर जाते हैं तो वहीं पर वो रुकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर ये घटना कहीं ना कहीं बता रही है कि शायद आतंकियों के निशाने पर जो है वो योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि दोबारा जिस तरीके से एक बड़ी उनको जीत हासिल हुई है और बड़ी कह सकते हैं कि वो दोबारा सीएम बने हैं, तो ऐसे में उनको खतरा बढ़ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब उनकी सुरक्षा में, उनके सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसमें इंक्रीज करी गई है और कहीं ना कहीं जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर ये फैसला लिया गया है। जी प्रियम, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की, तो कौन कौन से फोर्सेस को बढ़ाया गया है सीएम के सुरक्षा के लिए? देखिए, सीएम की सुरक्षा के लिए वैसे एनएसजी कमांडो और कमांडो जो है वो लगे रहते हैं, लोकल पुलिस लगी रहती है, एनआईयू के लोग जो है उनके सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है चूंकि इस तरह की घटना हुई है उसको देखते सीआरपीएफ के जो जवान हैं अब उनका भी एक घेरा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में जो है वो चलेगा। तो ये सुरक्षा व्यवस्था में सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनको अब तैनात किया गया है और वो अब से नजर आएंगे। जी प्रियम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सीएम के सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चूंकि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए कहीं ना कहीं सीएम योगी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश भर में 153 लोग जो जुर्माना अदा न करने की वजह से जेलों में सजा काट रहे थे उनको रिहा करने का निर्देश दिया है। कारागार मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के निर्देश पर अर्थदंड की सजा काट रहे बंदियों को कारागार से रिहा किया गया। इस शानदार पहल में एक एनजीओ ने जुर्माना न भर पाने में असमर्थ बंदियों का जुर्माना भर उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद की। जेलर राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एनजीओ के अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल के माध्यम से अर्थदंड पाए बंदियों की जुर्माने की राशि जमा करवाया गया था, जिसके तहत इन बंदियों को जेल से रिहा किया गया। तो रामपुर से एक खबर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बंदियों की रिहाई की गई है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय की 24 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सूबे की 24 एमएलसी सीटों पर 187 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले सोमवार को 24 सीटों पर 97.86% वोट हुआ था। एमएलसी चुनाव के नतीजे बिहार की सियासी भविष्य को भी तय करने वाले माने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव में उतरा था तो कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग किस्मत आजमाई है। इस तरह से उम्मीदवारों के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए भी अहम माना जा रहा है। तो आज मतगणना चल रही है एमएलसी चुनाव को लेकर के। ये 4 तस्वीरें आरा से नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और आप से जानना चाहेंगे नेहा कि चूंकि मतगणना चल रही है तो केंद्र पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरह से सुबह 8 बजे से ही मतगणना की जो समय तय थी उसके अनुसार सुबह 8 बजे शुरू हो गया। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें तो हम अभी
जो नया संग्रहालय है उसी के बाहर हैं। अंदर जो गिनती है वो शुरू है, बैलेट पेपर से है, इसलिए थोड़ा लेट हो रही है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा की बात करें या पहले से पूर्व में तैयारी हो गई थी। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा हैं और बक्सर के जिलाधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। और अगर बात किया जाए कि जिस तरह से जीत का सभी दोनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से अनिल सम्राट है प्रत्याशी और एनडीए की ओर से राधाचरण शाह हैं, जो पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, फिर से उन्होंने एमएलसी के लिए लड़ा है। और जहां तक दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारियों को लगाया गया है और थोड़ी 20 मिनट लेट शुरू हुई क्योंकि बैलेट पेपर से थी। ईवीएम से रहती तो काफी देर पहले ही रिजल्ट कुछ ना कुछ पता चल जाता, लेकिन बैलेट पेपर से है। पहले जो गलत जो बैलेट पेपर है उसे छाटा गया है, उसके बाद जो सही है उनकी गिनती हो रही है। 8 टेबल बनाया गया है जिसमें से 7 टेबल पर मतगणना हो रही है। 1 अधिकारियों के लिए टेबल रखा गया है और जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा द्वारा जानकारी दी गई है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। हमारे साथ है ब्लॉक के आरा ब्लॉक के हमारे साथ है वीडियो, उनसे पूछे क्या सर सुरक्षा को लेकर आपने क्या व्यवस्था किया है? यहाँ पे सभी जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है। दंडाधिकारी के रूप में ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए और यहाँ पे अनवांटेड लोग ना आए, पूरी शांति तरीके से ये मतगणना का कार्य के लिए डीएम के द्वारा हम लोग को प्रतिनिधित्व किया गया है। इस तरह के प्रतिनिधि और अन्य जगह पे भी जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दंडाधिकारी को लगाया गया है, ब्लॉक के वीडियो है सोनू जी। इसके अलावा अन्य चौक चौराहों पर सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी और एसपी दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जहां मतगणना है वहां आसपास के इलाके में धारा 144 लागू किया गया है ताकि कोई असामाजिक तत्व या अन्य तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जी ठीक है नेहा। रोहतास से दयानंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दयानंद, आपसे जानना चाहेंगे कि रोहतास में चूंकि मतगणना को लेकर के फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो रही है? बिहार विधान मतगणना को लेकर आज सासाराम तक मतगणना केंद्र विद्यालय बनाया गया है, जहाँ शांतिपूर्ण मतगणना जारी है। यहाँ पर अभी फिलहाल पत्र में रुझान आने शुरू भी होंगे। रोहतास जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य जो है जारी है और थोड़ी देर में यहाँ पर मतगणना का जो रुझान है आने लगेंगे। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की है। जी दयानंद, 24 एमएलसी सीटों पर ये मतगणना चल रही है। इन सीटों की अगर बात करें तो कौन कौन से अहम जो कैंडिडेट्स हैं, अगर रोहतास की बात करें तो यहाँ पर कौन किसको कड़ा मुकाबला दे रहा है, क्या लगता है? एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह हैं तथा महागठबंधन से कृष्णा सिंह है। दोनों आदमी में बीहड़ टक्कर है और मतगणना का कार्य जो है एकदम बिल्कुल जारी है। जी ठीक है। नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि आरा की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन से प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? तो चलिए नेहा और दयानंद, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा कि जब मतगणना होती है तो क्या तस्वीर सामने आती है, किसको जीत मिलती है। और चूंकि अगर बात करें एनडीए की और आरएलडी की तो कहीं ना कहीं दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, मतगणना के बाद नतीजे क्या सामने आते हैं। वहीं बिजनौर की बात कर लेते हैं, जहां पर कार गैरेज में भयंकर आग लग गई। आग लगने से कई कारें जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गैरेज में आग लगी थी, जिसके बाद 4 गाड़ियों में आग लग गई थी। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के बरूकी का है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में लगी इस भीषण आग में तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप बिजनौर की देख रहे हैं, जहां पर कार गैरेज में अचानक से आग लग गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इसकी वजह, और जिसकी वजह से 3 से 4 गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई और लगभग 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है,
लेकिन ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। रामपुर के थाना तांडा की चौकी सैदनगर क्षेत्र में किसान के गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। आग की सूचना चौकी प्रभारी राजीव कुमार को मिली तो वो खुद अपने सिपाहियों को साथ लेकर आग बुझाने में जुट गए। इस बीच फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन उनको आने में काफी देर लग जाती, इसलिए राजीव कुमार ने फायर ब्रिगेड का इंतजार न करके खुद ही आग को बुझाने में जुट गए। और लखनऊ से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोरक्षनाथ के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला है। ये एटीएस के रिमांड के दौरान मुर्तजा से पूछताछ जारी है। आरोपी के मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर बरामद हुए हैं। नंबरों के आधार पर 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है एटीएस टीम के द्वारा। 40 से ज्यादा संदिग्धों की एटीएस ने लिस्ट तैयार कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है एटीएस की टीम। एटीएस और एसटीएफ संदिग्ध की जांच में जुटी हुई है। बता दें आपको कि 7 जिलों से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। तो वहीं मुर्तजा अब्बासी के बैंक अकाउंट से खुलासा हुआ है कि खातों में आईएसआईएस आतंकियों को ट्रांसफर की गई है रकम। नेपाल के बैंकों से सीरिया के खातों में भी रकम भेजी गई है। सिद्धार्थ सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, ये जो नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं, एटीएस टीम जिस तरीके से जुटी हुई है जांच में, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें साक्षी, कल पूछताछ जारी रही, आज भी पूछताछ जारी है। उससे कल जो पूछताछ से बात सामने निकल के आई है, उसमें से 40 नंबर ऐसे मिले हैं उसके मोबाइल में जो संदिग्ध है। उन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उन संदिग्धों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। 7 जिलों में 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, कल भी हमने बताया था अपने दर्शकों को कि 2012 में उसने कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे नेपाल के खाते से चेक के माध्यम से, और उसके बाद फिर 2020-21 में लगभग 8 लाख रुपए उसने ट्रांसफर किए थे। कहीं ना कहीं अब कहीं जो इसके सूत्र जुड़ रहे हैं वो नेपाल से भी जुड़ रहे हैं, नेपाल से भी। और इसके जो परिजन से जो पूछताछ निकल के आई, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जल्द ही कनाडा जाने वाला था देश छोड़कर। जी सिद्धार्थ, चूंकि नेपाल का कनेक्शन भी देखिए सामने आ रहे हैं कि नेपाल के बैंकों से सीरिया के खाते में रकम भेजी गई थी, तो ये क्या पूरा ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो क्या आतंकवाद की तरफ ही इशारा कर रही है? क्या टीम कह रही है एटीएस की? जी बिल्कुल, जो अभी जानकारी निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ये अब धीमे धीमे आतंकवाद की तरफ भी इसको जोड़ रही है कड़ियां। कई चीजें हैं इसमें निकल के आ रही हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज की विदेशी फंडिंग भी ये करता था। कहीं ना कहीं आईएसआईएस का से जो वीडियोस देखता था उससे भी था। कई चीजें इसमें निकल के आएंगी। धीमे धीमे जांच होगी और चीजें होंगी, और एजेंसियां भी लगने वाली हैं जल्द, वो भी जांच करेंगी इसका। अब देखने वाली चीज ये है कि क्या और आगे क्या क्या खुलासा होता है। जी साक्षी। जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे एटीएस की टीम जांच कर रही है और देखना होगा कि इसमें क्या खुलासे होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, क्योंकि खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।